बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? एमसीक्यूज़ किए थे चैप्टर नंबर 12 के। सही है जी। आज बेटा चैप्टर नंबर 13 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 जो है हमारे पास, चैप्टर का नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा जी बेटा, प्रोपगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के जो है वो वापस आना। नीचे आप लोगों को दो फिगर्स दी हुई है, इनमें जो है वो आपको रिफ्लेक्शन दिखाई जा रही है। सही है। एक जगह जो है वो रिफ्लेक्ट होकर रेज जिस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई थी उसी एंगल से बाहर जा रही हैं, और एक जगह पे जो है वो एंगल जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है वो चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, प्रोपोगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी इस चैप्टर में जो है वो हम लोग लाइट की प्रोपोगेशन और रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। सही है जी। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो जो डेफिनेशन है वो किसकी है, रिफ्लेक्शन की है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है? कह रहे हैं इफ़ लाइट रे ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम एंड इट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी, इट इज सेंड बैक इन द सेम मीडियम, द फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही हो किसी एक मीडियम में, और टकरा के जो है वो किसी सरफेस से टकराए और वापस आ जाए, उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाए। सही है। जैसे हवा में ट्रैवल कर रही थी, उसके सामने कोई चीज़ आ गई, उससे टकराई और टकराने के बाद दोबारा हवा में चली गई। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सही है। यानी लाइट का जो है वो द बाउंस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये सामने आपको जो फिगर नज़र आ रही है, देखें बेटा, इस फिगर में एक मिरर है, नीचे सबसे नीचे देखें मिरर है। एक लाइट रे जो है वो आके टकराई, और टकरा के जो है वो वापस जो है वो बैक हो गई। सही है, बाउंस बैक हो गई। ये लाइट जो आगे टकराई है, इस लाइट को हम लोग, इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ये वाली जो है ये कहलाती है इंसिडेंट रे। जो रे आके टकरा रही है उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे, और टकरा के जो बाहर निकल रही होती है उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सही है जी। बीच में एक जो नॉर्मल लिखा हुआ है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। सही है। इमेजिनरी का मतलब होता है कि हम लोग इसको इमेजिन करते हैं कि बीच में जो है वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इस नॉर्मल का काम क्या होता है, ये नॉर्मल असल में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या चीज़ है? लाइट जिस एंगल से आके टकराई है मिरर से, वो वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिस एंगल से टकरा के बाहर निकली है, टकराने के बाद जिस एंगल से बाहर निकली है, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है जी। और जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइन आके टकराती है, ये वाला पॉइंट, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सही है। तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी। इसको दोबारा से जो मैं आप लोगों को डिफ़ाइन करता हूँ। सबसे पहले एक मिरर हमने सपोज किया, उस मिरर से एक लाइट आगे टकराई, उस लाइट को हमने कहा इंसिडेंट रे। ये पहली। टकराने के बाद जो रे बाहर निकली है लाइट की, उसे हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, नॉर्मल। ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मालूम करने के लिए ड्रॉ की जाती है। अच्छा, जिस एंगल से लाइट आके टकराई है, यानी देखें ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिस एंगल से टकरा के लाइट बाहर निकली है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
जो ब्लू वाला है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सही है। और जिस पॉइंट से लाइट टकराई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, सही है बेटा। तो ये मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई, और रिफ्लेक्शन की जो है वो कुछ चीज़ें बताई कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। देयर आर टू टाइप्स काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखें रेगुलर रिफ्लेक्शन देखते हैं। कह रहे हैं when some parallel beams of light strikes on an ideal smooth surface, they reflect back they reflect back in a particular direction and again remain parallel to each other. This reflection is known as regular reflection. देखें जब भी लाइट जो है वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो किसी चीज़ से टकराएं और जिस एंगल से टकराई हैं उसी एंगल से क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, सबका एंगल क्या हो, सेम हो। यानी लाइट जो है वो इस एंगल से आई और ऐसे चली गई, सही है। ये लाइट आई और ये ऐसे चली गई, सही है। ये आई भी पैरेलल थी और वापस भी क्या हो रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, सही है। इसमें ये बात अहम है कि ये इंसिडेंट भी हुई पैरेलल और ये रिफ्लेक्ट जो हो रही हैं वो भी क्या है, पैरेलल है। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, सही है। एक नाम और यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, सही है। इसको मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा, पैरेलल का मतलब होता है, देखें ऐसी दो लाइंस जो आपस में कभी भी ना टकराएं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं, सही है। जैसे ये दो लाइंस मैंने यहाँ पे बनाई, इन दोनों को आप कितने भी आगे ले जाएं ये दोनों आपस में जो है वो टकराएंगी नहीं। तो ऐसी दो लाइंस जो आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ मीट ना करें, एक दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड ना करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, सही है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, सही है। यानी ये आपस में जो है वो टकराती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है ये मेरे ख्याल से ये ग्रीन कलर है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कुछ रेड कलर का है, सही है। तो इंसिडेंट रे तमाम जो है वो क्या है, पैरेलल है, और रिफ्लेक्टेड रेज ये भी तमाम क्या है, पैरेलल है, सही है जी। तो कुछ लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, जब भी लाइट जो है वो आके टकराए और जिस एंगल से आगे टकराई है उसी एंगल से क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, सही है। यानी पैरेलल इंसिडेंट रेज भी जो है वो क्या हो, पैरेलल हो, और रिफ्लेक्टेड रेज भी जो है वो क्या हो, पैरेलल हो। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, देखें when some parallel beams of light strike on a smooth surface, on a non-smooth surface, then they reflect back in different directions and remain non-parallel to each other. This reflection is known as irregular reflection of light. अच्छा, जब लाइट जो है वो आके किसी इर्रेगुलर सरफेस से टकराए, इर्रेगुलर का मतलब कोई जो है वो खुरदुरी सरफेस हो जिसके अंदर जो है वो जिस जो है स्मूथ ना हो, इर्रेगुलर हो, या नॉन स्मूथ भी कहा जा सकता है। अब जब लाइट इससे आगे टकराएगी तो जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से वापस नहीं जाएगी, सही है। देखें यहाँ पे ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट थी, ये वाली जो है, ये जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाली लाइट जो है ये इंसिडेंट है, सही है। ये इंसिडेंट रे है, सही है। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली ये और ये, इसका मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज करके दिखाता हूँ आप लोग। देखें ये वाली ये लाइन और ये लाइन,
ये चारों जो आपके पास हैं, ये चारों जो हैं वो रिफ्लेक्टेड रे हैं। अब देखें, लाइट आई तो पैरेलल थी, ये जो इंसिडेंट थी ये सारी पैरेलल आ रही थी, मगर जो रिफ्लेक्ट हुई हैं इनका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये पैरेलल नहीं है, कोई किसी रुख में वापस गई, कोई किसी रुख में वापस गई। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। सही है बेटा। तो मैंने आप लोगों को जो है वो 3 चीज़ें पढ़ाई। सबसे पहले मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाई, सही है। उसके बाद मैंने आपको जो है वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बताया, उसके बाद इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बताया। इन तीनों में आपको कोई सवाल है तो पूछे, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलें जी, मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं है आप लोगों का। स्कैटर्ड का मतलब होता है बेटा बिखरी हुई। स्कैटर्ड लाइट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बिखरी हुई लाइट्स, सही, यानी बिखरी हुई। कहते हैं ना स्कैटर्ड थिंग्स, यानी बिखरी हुई चीज़ें। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिफरेंसेस है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं, ये देख लेते हैं, सवाल आता है पेपर में। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, कह रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ आइडियल स्मूथ सरफेस। जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो किसी आइडियल स्मूथ सरफेस से जो है वो क्या होंगी, टकराएंगी, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन आएगी उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। Irregular reflection occurs when parallel rays of light strike on non-smooth surface. जब भी किसी नॉन स्मूथ सरफेस के ऊपर जो है वो लाइट आके जो है वो क्या होगी, टकराएगी, तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। अच्छा बेटा, ये स्मूथ सरफेसेस जो है इससे मुराद जो है वो क्या है, मिरर है। देखिए यहाँ मैं एग्जाम्पल में लिखूँ अगर, तो मिरर, सही है। इसी तरीके से वाटर, और ऐसी तमाम शाइनी बॉडीज़, सही है, जो कि जो है बिल्कुल स्मूथ हो। और रफ़ सरफेसेस का क्या मतलब है, जैसे आपकी वॉल है, सही है, ये वॉल हो गई। इसी तरीके से जो आपकी एयर है, जो हवा है, गैसेस हैं, सही है, एयर लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या है, नॉन स्मूथ सरफेस है। सही, तो जब भी जो है मिरर पे जो है वो लाइट आके जो है वो क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, वो जो है स्मूथ सरफेस है, वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। इसी तरीके से जब पानी से जो है वो लाइट आके टकराएगी, तो वो भी एक स्मूथ सरफेस है, वहाँ से भी लाइट क्या होगी, आपकी जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। और जब भी लाइट आके टकराएगी किससे, वॉल से, दीवार से, या लाइट आके टकराएगी किसी टेबल से आके टकराएगी, या किसी जो है वो चेयर से आगे टकराएगी, तो ये तमाम जो है वो रफ सरफेसेस हैं। तो इनके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, सेकंड डिफरेंस पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, जो रेज होती हैं वो टकराने से पहले भी, यानी रिफ्लेक्शन से पहले भी पैरेलल होती हैं,
और रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे कि हमने पीछे की फिगर में देखा, लाइट ऐसे यानी इस ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई, सही है। दूसरी रे ऐसे आई और ये ऐसे वापस चली गई। तीसरी रे ऐसे आई और ये ऐसे वापस चली गई, सही है। तो ये जो है वो पहले भी पैरेलल थी और बाद में भी क्या है, पैरेलल है, सही है। मगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेज ऑफ लाइट डज नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसके अंदर जो है वो लाइट जो है पैरेलल नहीं रहती। जैसे ये लाइट आई, ये ऐसे चली गई, ये लाइट आई, ये ऐसे चली गई, सही है। अच्छा ये वाली मैं थोड़ी सी ज़रा, ये आई तो पैरेलल, मगर ये पैरेलल रही नहीं, ये ऐसे चली गई, सही है। तीसरी लाइट ऐसे आई, पैरेलल आई, मगर ये यूँ चली गई। तो ये इस किस्म की रिफ्लेक्शन जो होती है जिसके अंदर लाइंस आती तो पैरेलल हैं मगर वापस पैरेलल नहीं जाती, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। सही जी, हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े, आगे चलते हैं। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन के हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस हैं, तो ये इसकी कुछ अहमियत है। क्या अहमियत है, कह रहे हैं ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन सनलाइट रीचेज अस बिफोर सनराइज एंड परसिस्ट फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द सनसेट। अच्छा जी, होता क्या है, देखिए आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि सूरज के निकलने से थोड़ी देर पहले ही जो है वो क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि सूरज की जो रोशनी है ये आके टकराती है पार्टिकल्स, जो हवा के अंदर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, उन पार्टिकल से जो है ये रोशनी आगे टकराती है और वहाँ पे एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है जिसकी वजह से वो लाइट जो है वो हम तक पहुँच जाती है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, सब फर्ज कर लें ये माउंटेन है और ये सूरज जो है वो अभी यहाँ मौजूद है इस तरफ, सही है। अभी ये ऊपर की तरफ नहीं आया, मगर इसकी रोशनी जो है वो यहाँ पे जो मौजूद है, यहाँ पे कैसे आ रही है, ये सूरज की लाइट यहाँ पे आई और ये यहाँ पे जो हवा के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं इनसे वो टकराई और वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के तहत वो क्या हो गई, आगे की तरफ जो है वो बढ़ गई, सही है। तो ये जो है इससे होता ये है कि सूरज के जो है वो निकलने से पहले पहले उसकी रोशनी जो है वो हम तक पहुंच जाती है। इसी तरीके से सूरज के जो है वो गुरूब होने के थोड़ी देर बाद तक जो है वो रोशनी हम तक पहुंचती रहती है। ये किसकी वजह से होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन वी गेट सफिशिएंट लाइट इन आवर रूम एंड अदर प्लेसेस वेयर सनलाइट डज नॉट रीच डायरेक्टली। देखें दिन के वक्त हमारे कमरे में सूरज की रोशनी डायरेक्ट सनलाइट ना भी आ रही हो फिर भी रोशनी रहती है, सही है। तो उसकी वजह वो किस वजह से होता है, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। सूरज की रोशनी जो है वो क्या होती है, टकराती है, किससे, हवा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकराती है और टकरा के जो है वो मुख्तलिफ जगहों से, यानी किसी विंडो से या किसी डोर से जो ओपन हो, वहाँ से जो है वो कमरे के अंदर और घर के अंदर जो है वो दाखिल हो जाती है, जिससे हमारे कमरे में जो है वो दिन के वक्त अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना भी पहुँच रही हो तब भी जो है वो क्या रहती है, रोशनी रहती है। अच्छा जी, तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत अहम, ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है, वो तमाम बॉडीज जिनकी अपनी लाइट नहीं होती वो क्या कहलाती हैं, नॉन ल्यूमिनस कहलाती हैं। अच्छा बेटा, एक बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। हम लोग जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो होता यह है कि किसी सोर्स से लाइट आके टकराती है। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो किसी चेयर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किसी चेयर को मैं देख रहा हूँ, तो होगा क्या, लाइट आके टकराएगी चेयर के ऊपर और चेयर से लाइट टकरा के जो है वो जो रिफ्लेक्ट होगी वो मेरी आंखों में जाएगी और जब लाइट टकरा के मेरी आंखों में जाएगी तभी मैं जो है वो उसको देख पाऊंगा, सही है। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्शन है उस रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो मैं चीज़ों को देख सकता हूँ, सही है। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो चीज़ें देखना क्या हो जाती हैं, पॉसिबल हो जाती हैं। यही वजह है कि अगर कहीं पे अंधेरा हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अंधेरा हो कमरे में और कहीं से भी लाइट जो है मौजूद ना हो,
तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। उसकी वजह क्या है कि जब तक लाइट आके टकराएगी नहीं और रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जब तक हमें जो है वो नज़र नहीं आएगी। सही है। तो अच्छा, अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो देखें, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी रोशनी हो, जैसे कि सन। सही है। इसी तरीके से जो है वो आप कह सकते हैं जो आपके घर में बल्ब लगा हुआ है जिसकी अपनी रोशनी है। सही है। नॉन ल्यूमिनस में आ जाए वो तमाम चीज़ें जिनकी अपनी रोशनी नहीं है। जैसे कि आपके घर, आपके कमरे में मौजूद चेयर। सही है। वॉल। सही है। कमरे में मौजूद बेड है। सही है। इसी तरीके से जो आपका कबर्ड है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होती हैं जिनकी अपनी लाइट हो, और इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो है वो क्या कहलाती हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। सही है बेटा। तो ये जो है हम लोग ने इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की जो है वो क्या पढ़ी, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस पढ़ी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन की हमारे जो है पास क्या इम्पोर्टेंस है। इससे मुतालिक आप लोगों को और कुछ पूछना है तो पूछे, वरना फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, मून भी नॉन ल्यूमिनस है। आयशा उस्मान ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये मून भी जो है ये नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं होती। मून जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है किसकी, सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। सही है। इसलिए मून भी जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन की लाइट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इस पर एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि जब सन तो होता ही नहीं है रात में, तो फिर वो रिफ्लेक्ट कैसे करता है। सन तो मौजूद ही नहीं है रात में, तो फिर मून जो है वो उसकी लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। हाँ जी, किसी को इस सवाल का जवाब मालूम है? हाँ भाई, है कोई अक्लमंद? सवाल का जवाब कौन बताएगा? देखें, एक तरफ हमारे पास ये सन है। सही है। इसको हमने एस लिख दिया। और ये मून है, इसको हमने एम लिख दिया। मून वैसे सन बड़ा होता है, मून छोटा होता है। अच्छा जी, अब देखें ये सन की रोशनी जो है वो इसके ऊपर पड़ती है, तो ये जो है वो ग्लो होना शुरू हो जाता है। ये मून जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, ग्लो होना शुरू हो जाता है। मून की अपनी रोशनी नहीं है। सूरज की रोशनी जो है वो चांद के ऊपर पड़ती है और चांद चमकना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब मसला ये है कि रात के वक्त तो सूरज होता ही नहीं है, तो फिर रात के वक्त ये चांद चमकता किस तरीके से? हाँ जी, मरियम नूर, सवाल समझ में आ गया आपको? मैं पूछ रहा हूँ कि रात के वक्त तो सूरज होता ही नहीं है, तो फिर चांद चमकता कैसे? क्योंकि चांद तो चमकते ही सूरज की रोशनी से। जब सूरज की रोशनी, कह रहे हैं मून सन के सामने जाता है। देखें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा एक बड़ी पिक्चर बना के दिखाता हूँ।
शारिक साहब ने बड़ा दिमाग लगाया है, कह रहे हैं दिन भर एब्जॉर्ब करता है। वाह भाई वाह, क्या बात है। वो दिन भर एब्जॉर्ब करता है और रात को ग्लो करता है। बेहतरीन, बहुत अच्छे जी। ऐसे ऐसे जीनियस मौजूद है हमारी क्लास में, सोच भी नहीं सकते थे। देखें ये फर्ज कर लें, मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर बना के दिखाऊं। ये हमारी जो है वो, ये हमारी पूरी यूनिवर्स है, सही है। इसमें यहाँ पे ये एक जगह जो है, ये बीच में जो है वो क्या मौजूद है हमारे पास, ये सन मौजूद है। पहले मेरा थोड़ी डिस्क्रिप्शन देखें, आज अभी आगे चलेंगे, पहले ये काम करते हैं। ये हमारे पास सन मौजूद है, सही है। और यहाँ पे किसी किनारे पे जो है वो, ये फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे ये हमारा प्लेनेट मौजूद है। इसको मैंने, अच्छा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसको मैंने जो है वो ब्लू कलर से बना दिया। ये हमारा प्लेनेट मौजूद है, अर्थ, सही है। और इस प्लेनेट के साथ जो है वो एक मून मौजूद है। ये छोटा सा यहाँ पे मून मौजूद, सही है जी। तो ये जो आप लोगों को ये रेड नज़र आ रहा है, ये सन है, सही है। ये जो नज़र आ रहा है ये मून है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, अर्थ है। हाँ जी, सन की रोशनी जो है वो मून पे पड़ती है तो मून चमकता हुआ नज़र आता है, सही है। सूरज की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तो चांद चमकता हुआ नज़र आता है, वरना चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, सही है। इसी तरीके से अगर चांद से ज़मीन को देखा जाए तो जैसे ज़मीन से चांद नज़र आता है चमकता हुआ, इसी तरीके से चांद से जो है वो ज़मीन चमकती हुई नज़र आती है। उसकी वजह क्या है कि सूरज की रोशनी जब इन पे पड़ती है, अब देखें सूरज की रोशनी, रोशनी जो है वो निकल रही है मुसलसल, सही है। सूरज की रोशनी जो है वो मुसलसल क्या हो रही है, निकल रही है, हर तरफ जा रही है, सही है। अच्छा, अब जब ये जाके रिफ्लेक्ट कर रही है मून के ऊपर, सही है, टकराएगी, टकरा के हमारे हम तक आ रही है, सही है। तो हमें चांद जो है वो चमकता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि रात के वक्त तो सूरज होता ही नहीं है, तो फिर चांद चमकते हुए कैसे नज़र आता है। तो शारिक साहब ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि दिन भर जो है वो मून क्या करता है, सूरज की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और रात को चमकना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आएंगी, अर्थ पे आ रही है रेज, देखें अर्थ पे तो आ रही है रेज। अच्छा जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखें, रात के वक्त का ये मतलब नहीं है कि सूरज गायब हो जाता है। रात के वक्त का मतलब ये है कि ज़मीन के एक मखसूस टुकड़े के ऊपर जो है वो क्या है, रात हो रही है, बाकी हिस्से के ऊपर क्या है, वो दिन निकला हुआ है। देखें, जैसे मैं इसी फिगर में आपको क्लियर करता हूँ। देखें हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पे अर्थ बनाई थी, ये फ़र्ज़ कर लें ये अर्थ है, इसको मैंने थोड़ा क्लियर करके बनाया। अच्छा, अब देखें ये अर्थ का जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है, सही है, इसको मैं हाफ़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये, चलो मैं ब्लैक से हाफ़ करता हूँ। देखिए ये जो अपर पार्ट है इसका, सही है, इस अपर पार्ट को अगर मैं येलो कलर कर दूं, ये जो अपर पार्ट है जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे दिन निकला हुआ है। और ये जो इसका लोअर पार्ट है, ये जो लोअर पार्ट है ये वाला, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही, यहाँ पे रात हो रही है, सही है। मगर चांद पे तो रोशनी पड़ रही है मुसलसल, इसलिए जो है वो चांद क्या हो रहा है, आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है। तो रात के वक्त सूरज गायब नहीं हो जाता। असल में ज़मीन जो घूमती है, तो ज़मीन घूम के जो है वो ज़मीन का एक हिस्सा सूरज की तरफ हो जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो सूरज के मुख्तलिफ सिमत में हो जाता है। तो जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ रही होती है वहाँ पे दिन निकल आता है, और जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती वहाँ पे रात हो जाती है। मगर क्योंकि चाँद यहाँ ऊपर मौजूद है और इसके ऊपर तो रोशनी मुसलसल क्या हो रही है, टकरा रही है, लिहाजा ये चाँद जो है वो आपको रात के वक्त जो है वो क्या नज़र आएगा, चमकता हुआ नज़र आएगा, सही है बेटा। तो ये वजह है कि जो है
रात के वक्त भी जो है वो हमें चांद जो चमकता हुआ नज़र आता है, वो सूरज की रोशनी हमेशा रहती है। अब जैसे हमारे यहाँ इस वक्त रात हो रही है, तो ये बात आप लोगों को मालूम है कि दुनिया के बहुत सारे हिस्से अभी ऐसे होंगे जहाँ पे दिन हो रही है, बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे सुबह हो रही होगी, तो ये बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे सुबह होने वाली होगी। तो ये अर्थ की जो है वो मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, इस रिवॉल्व करने के ऊपर होता क्या है कि ज़मीन के कुछ हिस्सों पर दिन होता है, कुछ हिस्सों पर रात हो रही होती है, किसी हिस्से पर शाम हो रही होती है, किसी हिस्से में सुबह होने वाली होती है। तो इस वजह से जो है वो ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ जो है वो वक्त होता है। सर दिन के वक्त चाँद क्यों नहीं दिखता? बेटा दिन के वक्त बाद होगा चाँद नज़र आता है, मगर क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके नज़दीक चाँद जो है वो क्या हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है। सही है, चाँद की रोशनी उसके नज़दीक क्या हो जाती है, डिम हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने घर में जो है वो एक 1000 वाट का बल्ब लगाएं और उसके सामने वो जो छोटा खिलौने वाला बल्ब होता है, दोनों को एक साथ जलाएं, एक साथ रखें, तो वो जो खिलौने वाला छोटा सा बल्ब है वो आपको नज़र भी नहीं आएगा, और वो जो 1000 वाट की लाइट आपने लगाई हुई है वो आपको नज़र आएगी, छोटा वाला बल्ब नज़र भी नहीं आएगा। तो यही वजह है कि दिन में चाँद मौजूद तो होता है, चाँद कभी भी गायब नहीं होता। सही है, गायब तो सूरज भी नहीं होता, मगर चाँद कभी भी गायब नहीं होता। चाँद दिन के वक्त भी मौजूद होता है, मगर सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि चाँद जो है वो नज़र नहीं आता। सही है, बाद औक़ात शाम के वक्त या ऐसे जब सूरज की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, तो उस वक्त जो है वो अमूमन चाँद जो है वो देखा जा सकता है। सही है जी। तो ये एक जो है टॉपिक से हट के थोड़ी बात जो है वो हम लोगों ने की। ये सवालात ऐसे हैं कि मुझे तो लगता था कि ये बात आप लोगों को पता होगी, मगर ये है कि चलें कोई बात नहीं। इंशाल्लाह जो है जब हम लोग फ़िज़िकल क्लास में अगर अल्लाह ने मौका दिया, तो इस किस्म की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सही है जी। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन थी। इसमें जो है वो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि सनलाइट जो है वो हम तक जो पहुंचती है, वो सूरज निकलने से पहले और सूरज निकलने के बाद जो है वो थोड़ी देर तक जो है वो रोशनी जो हम तक बहुत पहुंचती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से पहुंचती है। इसी तरीके से कमरे में सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना भी पहुंच रही हो, फिर भी रोशनी जो रहती है वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से है। और जितनी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनको हम लोग देख पाते हैं, वो तमाम जो है वो किसकी वजह से होते हैं? रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। सही है जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है? द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे जो है वो कारनामे जो है वो अंजाम दिए थे इन द फील्ड ऑफ लाइट, यानी ऑप्टिक्स की फील्ड में इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो उसी में जो है वो एक नुमाया कारनामा जो है वो इनका वो क्या है, इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पेश किए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? दो लॉज थे। इन्होंने कहा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सेम फिगर है। लेकिन यहाँ पे ये जो रेड वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो रेड वाला एंगल आपको नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला। और ये जो ब्लू वाला आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इन्होंने जो लॉ पेश किया, उस लॉ के तहत पहली बात ये थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों का, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सही है बेटा। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी है जो आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल लैब में करवाया जाना चाहिए था, मगर इस साल भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल नहीं हो। तो इसकी इसमें जो है वो मिरर के ज़रिए से जो है वो रिफ्लेक्शन को जो है वो चेक किया जाता है, और उसमें ये बात आप लोग प्रूफ करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो बराबर है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सही है, ये बहुत एक आसान सा प्रैक्टिकल है, उसमें मिरर रख के इसको जो है वो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, दूसरा लॉ क्या है? दूसरे लॉ में उन्होंने कहा कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम प्लेन।
अच्छा, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि ये जो इंसिडेंट रे है, सही है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों जब आपस में टकराते हैं, इस पॉइंट पे देखें तीनों आपस में टकरा रहे हैं, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है ये यानी ये तीनों पॉइंट जहाँ पे टकराते हैं वो सेम प्लेन के ऊपर होते हैं। अच्छा, प्लेन का क्या मतलब होता है बेटा, देखें ग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा है, ये जो एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, तो ये कहलाता है प्लेन, ये एक्स प्लेन कहलाता है और ये वाई प्लेन कहलाता है, सही है। तो अब देखें ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है वो किस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ये नीचे वाली लाइन के ऊपर आ रहे हैं, सही, यानी ये एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद है। जो प्लेन कौन सा है हमारे पास, एक्स एक्सिस, सही है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो तीनों क्या है, मौजूद हैं, सही है। अच्छा जी, ये मोहम्मद हम्माद कौन है भाई, ये इनको बड़ी जल्दी, हम्माद जाकिर साहब को बड़ी जल्दी ख्याल आ रहा है कि कौन सा चैप्टर, बेटा चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं हम लोग, सही है जी। और मरियम नूर कह रही है सर सिर्फ मिरर पे क्यों, बेटा मिरर जो है ना वो एक स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, सही है। हमारे पास जो स्मूथ सरफेसेस हैं, बहुत कम सरफेसेस हैं, जिनमें एक जो सबसे कॉमन जो हमारे पास स्मूथ सरफेस है वो क्या है, मिरर है। इसके अलावा क्या है, वाटर है, सही है। तो वाटर को तो ऐसे रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा नहीं सकता कि पानी हर जगह ले लेके घूमा जाए और रिफ्लेक्शन को चेक किया जाए, मगर मिरर का पीस जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, सही है। तो हमारे पास ये समझ लें जो आइडियल स्मूथ सरफेसेस हैं उनमें सबसे कॉमन सरफेस जो है वो क्या है, मिरर है। तो जहाँ पे भी आपको स्मूथ सरफेस का जिक्र आएगा वहाँ पे आप जो है वो क्या इस्तेमाल करेंगे, मिरर इस्तेमाल करेंगे, सही है जी। तो ये हम लोगों ने जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं। पहले लॉ में इन्होंने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरी बात इन्होंने कही कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है वो एक ही एक्सिस के ऊपर होंगे, एक ही प्लेन के ऊपर जो है वो लाई करेंगे, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास है राइट अबाउट प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से, अच्छा चलें, ये टॉपिक जो है इंशाल्लाह थोड़ा सा जो है वो डेप्थ वाला टॉपिक है। चलें बेटा, सही है, हमने क्लास जो है वो 7:45 हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ये जो हमारे पास प्लेन मिरर का टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सही है। आज अपनी क्लास को जो है वो यहीं पे ऑफ करते हैं, सही है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा उसको ज़रा हल्का सा देख लें क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, सही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ी, जिनमें रेगुलर रिफ्लेक्शन थी और इरेगुलर रिफ्लेक्शन थी। इसके बाद हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ी, और थोड़ी सी टॉपिक से हट के जो है हम लोगों ने जो है वो एक चीज़ को डिस्कस किया। और लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सही है बेटा। कल यानी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का जो है वो चैप्टर नंबर 8 का टेस्ट है, ये मैं बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज़ का टेस्ट है, सही है बेटा। चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज़ का टेस्ट है, जो कि एमसीक्यूज़ आपके नोट्स में मौजूद हैं उसमें से भी आएगा, और न्यूमेरिकल्स में से भी जो है वो एमसीक्यूज़ बनेंगे, होंगे एमसीक्यूज़ ही, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में होंगे, न्यूमेरिकल्स दिए हुए होंगे, आप लोग उसको सॉल्व करके उसके आंसर पे टिक करेंगे, सही है बेटा। और जो आपके नोट्स में जिन सवालात पे निशान लगाया है उनमें से भी कोई एमसीक्यूज़ बन के आ सकती है।
सही है जी। चलें जी, टेस्ट हमारा है मेरे ख्याल से ये वेडनेसडे को टेस्ट है आप लोगों का, ये देख लीजिएगा आप लोग। बेटा अभी वाला, अभी तो हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 13 जो है वो इंक्लूड नहीं है। चैप्टर नंबर 8 का टेस्ट है आप लोगों का, सिर्फ एमसीक्यूज होंगी। और ये एमसीक्यूज जो है वो कहाँ से आएंगी, थ्योरी में से भी आएंगी, जो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है वहाँ से भी आएंगे, और जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पढ़ाए हैं कराए हैं न्यूमेरिकल्स में से भी जो है वो आएंगे। होंगे एमसीक्यूज ही, मगर थ्योरी भी होगी उसमें शामिल और एमसीक्यूज न्यूमेरिकल भी होंगे। इंग्लिश का इसके बाद है बेटा, ये तो मुझे नहीं पता। सही है जी, क्लास ऑफ करते हैं। सही है जी, अल्लाह हाफिज़।